हेलो फ्रेंड्स, टुडे विल डिस्कस अबाउट क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एक्यूट इन्फ्लामेशन के बारे में। आज पढ़ेंगे हम लोग क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। ओके, तो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होता क्या है, इंट्रोडक्शन इसका पहले देख लीजिए। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट क्या क्या होते हैं। तो पहला हमारा होगा प्रोलॉन्ग प्रोसेस इन मीन्स क्रॉनिक। देख लीजिए कॉर्निक होता क्या, ये इसका जो इस इन्फ्लामेशन का जो ड्यूरेशन होता है वो लॉन्ग होता है, बहुत लंबे समय तक होता है। हाँ? और कॉमनली ये अकर नहीं होता। आफ्टर एक्यूट इन्फ्लामेशन के बाद ही क्रॉनिक इन्फ्लामेशन अकर होता है। तो क्या होता है, प्रोलॉन्ग प्रोसेस इन विच टिश्यू डिस्ट्रक्शन एंड इन्फ्लामेशन अकर एट द सेम टाइम्स। क्या होता है, देखिए ये होता है प्रोलॉन्ग प्रोसेस होता है। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन क्या होता है, प्रोलॉन्ग प्रोसेस इन विच टिश्यू डिस्ट्रक्शन, जिसमें टिश्यू का डिस्ट्रक्शन भी होता है और इन्फ्लामेशन अकर एट सेम टाइम। देखिए टिश्यू का डिस्ट्रक्शन और इन्फ्लामेशन दोनों एक ही टाइम पे अकर होता है। और एक्यूट में क्या होता था, एक्यूट में टिश्यू का डिस्ट्रक्शन नहीं होता था, बस इन्फ्लामेशन अकर करता था। बट क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में क्या होगा, टिश्यू डिस्ट्रक्शन एंड इन्फ्लामेशन एट सेम टाइम अकर होगा। सेकेंड पॉइंट है हमारा इट अकर आफ्टर डिलेड। देखिए इट अकर आफ्टर डिले, हाँ, either after the causative agent of the acute inflammation persist for a long time। क्या होता है, देखिए ये बाद में अकर होता है, कुछ समय के बाद अकर होता है, या तो फिर आफ्टर द causative agent acute inflammation। देखिए एक्यूट इन्फ्लामेशन के बाद जब जो causative एजेंट्स होते हैं उसके, हाँ, पैथोलॉजिकल इन्फ्लामेटरी एजेंट्स होते हैं, अगर वो परसिस्ट कर जाते हैं लॉन्ग समय तक, तो क्या कर, तो किस चीज में इन्फ्लामेशन, एक्यूट इन्फ्लामेशन के जो, देखिए समझिए एक्यूट इन्फ्लामेशन के जो कॉजेटिव एजेंट्स होते हैं, इन्फ्लामेटरी एजेंट्स होते हैं, अगर वो लॉन्ग समय तक परसिस्ट कर गए हैं, हाँ, तो वही एक्यूट इन्फ्लामेशन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में। और फिर क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या होगा, टिश्यू डिस्ट्रक्शन एंड इन्फ्लामेशन अकर एट सेम टाइम। ओके, थर्ड पॉइंट हमारा प्रेजेंस ऑफ द क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी सेल सच एज लिम्फोसाइट। मीन्स क्या है कि क्रॉनिक एक्यूट इन्फ्लामेटरी सेल्स भी प्रेजेंट होते थे, लिम्फोसाइट्स ल्यूकोसाइट्स वगैरह होते थे। इसमें देखिए कौन कौन से सेल होते हैं क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी सेल में, क्या क्या आते हैं, लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल, मैक्रोफेजेस, ग्रेन्युलेशन टिश्यू फॉर्मेशन। ओके, मीन्स ये क्या है, लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल एंड मैक्रोफेजेस क्या होते हैं, मोनोन्यूक्लियर सेल होते हैं। ये मोनोन्यूक्लियर सेल होते हैं। और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में क्या थे, पॉलीन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स थे, इसमें मोनोन्यूक्लियर सेल है। ओके, यहाँ क्लियर हो गया। और फिर देखिए इसमें एक पॉइंट है ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन, इसमें ग्रेनुलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। और जबकि क्रॉनिक में, एक्यूट में नहीं होता था, जिसे क्या बोलते हैं, ग्रेनुलेमेटस इन्फ्लामेशन। ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन जब स्टार्ट हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन। ओके, थर्ड पॉइंट हमारा ये था कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे क्रॉनिक है कि एक्यूट है। अब देख लेते हैं जनरल फीचर्स क्या क्या होते हैं क्रॉनिक इन्फ्लामेशन के। तो पहला हो गया मोनोन्यूक्लियर सेल इनफिल्ट्रेशन। अभी पढ़े ना मोनोन्यूक्लियर सेल कौन कौन से होते हैं, तो देख लेते हैं फिर से यहाँ पे। पहला हो गया जनरल फीचर में मोनोन्यूक्लियर सेल इनफिल्ट्रेशन। मीन्स क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी लीजन्स, मतलब जहां पे क्रॉनिक इन्फ्लामेशन अकर हुआ होगा, आर इनफिल्ट्रेटेड बाय मोनोन्यूक्लियर इन्फ्लामेटरी सेल। मोनोन्यूक्लियर इन्फ्लामेटरी सेल के द्वारा इन्फिल्ट्रेटेड होगा बाई लाइक कौन कौन से, फेगोसाइट्स। फेगोसाइट्स में कौन कौन से फेगोसाइट, बस मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस। ओके, एंड लिम्फोसाइट्स, लिम्फोइड सेल, मतलब लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, लिम्फोइड सेल। ओके, हो गए मोनोन्यूक्लियर सेल हो गए। और सेकंड पॉइंट टिश्यू डिस्ट्रक्शन एंड नेक्रोसिस। इसमें क्या होता, एक्यूट इन्फ्लामेशन क्या होगा, टिश्यू का डिस्ट्रक्शन होगा। टिश्यू डिस्ट्रक्शन में हम समझते ही हैं, टिश्यू डिस्ट्रक्शन मीन्स नेक्रोसिस, जो कि इरिवर्सिबल टिश्यू डिस्ट्रक्शन होगा। ओके, रिवर्सिबल नहीं होगा। और एक्यूट इन्फ्लामेशन में क्या होता था, टिश्यू डिस्ट्रक्शन नहीं होता था। और थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, प्रोलिफरेटिव चेंजेस। प्रोलिफरेटिव चेंजेस होता कैसे है, देखिए जब टिश्यू डिस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा, मीन्स नेक्रोसिस जब स्टार्ट होगा तो क्या होगा, प्रोलिफरेशन ऑफ द स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड फाइब्रोब्लास्ट। आफ्टर नेक्रोसिस प्रोलिफरेशन ऑफ द स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड फाइब्रोब्लास्ट। प्रोलिफरेशन होगा, स्मॉल ब्लड वेसल्स का प्रोलिफरेशन होगा एंड फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट और स्मॉल ब्लड वेसल्स का प्रोलिफरेशन होगा। प्रोलिफरेशन की वजह से क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ द इन्फ्लामेटरी ग्रेन्युलेशन टिश्यू।
जब नेक्रोसिस के बाद क्या होता था, प्रोलिफरेशन ऑफ द स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड फाइब्रोब्लास्ट। और फिर जब प्रोलिफरेशन होगा तो क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ द इन्फ्लामेटरी ग्रेनुलेशन एंड टिश्यू। अब देखिए ये जो प्रोसेस है हमारा प्रोलिफरेशन से लेकर इन्फ्लामेटरी ग्रेनुलेशन, इसको हम लोग को पढ़ना है रिकवरी वाले सेल में। रिकवरी जो सेलुलर रिकवरी होता है ना, सेलुलर रिकवरी, हाँ इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेलुलर रिकवरी और हीलिंग का लेक्चर आएगा, तो उस वाले लेक्चर में हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं इसके बाद हमारा टाइप। सब टाइप क्या क्या होते हैं, टाइप ऑफ द क्रॉनिक इन्फ्लामेशन के कौन कौन से, जैसे एक्यूट इन्फ्लामेशन के 2 टाइप्स होते थे ना, सेलुलर एंड वेस्कुलर, वैसे ही यहाँ पे क्रॉनिक इन्फ्लामेशन के भी 2 टाइप्स होंगे। कौन कौन सा, क्रॉनिक नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लामेशन, ओके, और सेकेंड वन इज क्रॉनिक ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन। तो फर्स्ट देख लेते हैं क्रॉनिक नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लामेशन। क्रॉनिक नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लामेशन में होता क्या, व्हेन द टिश्यू when the irritant substance, देखिए irritant substance means causative substance हो गया, inflammatory agents हो गए, when the irritant substance produce a non specific chronic, शॉर्ट फॉर्म में लिखे हम नॉन स्पेसिफिक chronic inflammatory reaction। देखिए जब इरिटेंट सब्सटेंस या फिर इन्फ्लामेटरी एजेंट क्या प्रोड्यूस करेंगे, नॉन स्पेसिफिक क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी रिएक्शन प्रोड्यूस, नॉन स्पेसिफिक क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी रिएक्शन विथ फॉर्मेशन ऑफ द ग्रेनुलेशन टिश्यू। देखिए यहाँ पे नॉन स्पेसिफिक क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी रिएक्शन भी होगा, किसके साथ, ग्रेनुलेशन टिश्यू के फॉर्मेशन के साथ, एंड हीलिंग बाय द फाइब्रोसिस। अब देखिए हीलिंग किसके द्वारा होता है, फाइब्रोसिस के ही द्वारा होता है, जिसमें ग्रेनुलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। इसको हम लोग हीलिंग वाले चैप्टर पढ़ेंगे, हाँ ठीक। तो क्या इससे समझ में है, समझते हैं, नॉन स्पेसिफिक क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी रिएक्शन विथ फॉर्मेशन ऑफ द ग्रेनुलेशन टिश्यू एंड हीलिंग बाय फाइब्रोसिस। जिस इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में नॉन स्पेसिफिक क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी रिएक्शन और ग्रेनुलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन एंड हीलिंग तीनों साथ साथ होगा, उस इन्फ्लामेशन को कौन सा बोलेंगे, क्रॉनिक नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लामेशन। ओके, जैसे कि एग्जांपल क्या है, क्रॉनिक ओस्टियोमाइलाइटिस क्रॉनिक ओस्टियोमाइलाइटिस है, क्रॉनिक अल्सर है एंड लंग एब्सेस है। इन तीनों को हमारा अलग अलग लेक्चर होगा इन तीनों डिजीज पे। इसको हम लोग बोन डिफेक्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, बोन डिजीज वाले चैप्टर में इसको क्रॉनिक अल्सर और लंग एब्सेस मीन्स पल्मोनरी इन्फेक्शन वाले चैप्टर में इसको हम लोग तीनों को डिस्कस करेंगे। ओके, अब सेकंड हमारा क्या था, सेकंड वन क्या था, क्रॉनिक ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन। सेकंड था ना यहाँ पे क्रॉनिक ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन। तो इन दिस द इंजूरियस एजेंट या फिर कॉजेटिव एजेंट, ठीक है, इंजूरियस एजेंट कॉजेज द कैरेक्टरिस्टिक्स हिस्टोलॉजिक टिश्यू। देखिए इसमें क्या होता है, जो इंजूरियस एजेंट्स होते हैं वो क्या क्या कॉजेज करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हिस्टोलॉजिक टिश्यू, रिस्पॉन्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ द ग्रेनुलोमा। ओके, क्या करते हैं, इसमें जो कॉजेटिव एजेंट होते हैं वो जो हिस्टोलॉजिक टिश्यू होता है, हिस्टोलॉजिक टिश्यू क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो हिस्टोलॉजिक टिश्यू होता है, जैसे पेरेन्काइमल सेल्स हो गए, ये सब हिस्टोलॉजिक टिश्यू जो होते हैं, उसमें क्या होगा, रिस्पॉन्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ, उसमें ग्रेनुलोमा का फॉर्मेशन हो जाएगा। ग्रेनुलोमा जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस हो गया, लिप्रोसी हो गया, सिफिलिस हो गया। तो हम लोग लिप्रोसी और सिफिलिस, आप यहाँ याद रखिएगा, लिप्रोसी सिफिलिस किस वाले में, क्रॉनिक ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन में थे। लिप्रोसी और सिफिलिस पे भी हमारा अलग वीडियो होगा। ओके, क्योंकि ये सब लेंदी चैप्टर हो जाएंगे, लेंदी, इसको समझना जरूरी है। फिर अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में अकर ऑफ द फॉलोइंग 3 वे। अब क्रॉनिक इन्फ्लामेशन अकर कैसे करेगा, मान लीजिए एक्यूट इन्फ्लामेशन है, उसके बाद क्रॉनिक इन्फ्लामेशन कन्वर्ट कैसे होगा, एक्यूट क्रॉनिक में कैसे जाएगा, तो उसके लिए 3 वे हम लोग को पढ़ना है। पहला क्या है, पहला क्रॉनिक इन्फ्लामेशन फॉलोइंग एक्यूट इन्फ्लामेशन, मीन्स क्या होता है, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन एक्यूट इन्फ्लामेशन को फॉलो करेगा। जैसे कि इसमें होगा क्या कि जब टिश्यू डिस्ट्रक्शन इन एक्यूट इन्फ्लामेशन, जब एक्यूट इन्फ्लामेशन में टिश्यू डिस्ट्रक्शन के बाद, मतलब एक्यूट इन्फ्लामेशन जब खत्म हो जाएगा, इस वाले में देखते हैं, इस वाले में, ठीक है। अच्छा, इन तीनों पॉइंट्स को हम लोग बुक से पढ़ लेते हैं, बुक में अच्छे से डिटेल में समझाया है, तो देख लेते हैं यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, ओके, क्या है, पहला क्या था, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन फॉलोइंग एक्यूट फॉर्मेशन। एक्यूट इन्फ्लामेशन तो क्या है, व्हेन द टिश्यू डिस्ट्रक्शन
व्हेन द क्या है, व्हेन द टिश्यू डिस्ट्रक्शन इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन एग्जिस्ट और द बैक्टीरियल क्या है यहाँ पे, हाँ, बैक्टीरियल सर्वाइवल एंड persist is a long small number at the site of the acute inflammation, it may process of the chronicity. मीन्स होता क्या है इसमें, हाँ देखिए, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन फॉलोइंग एक्यूट इन्फ्लामेशन में होता क्या है, जब बैक्टीरिया इन्फेक्शन, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन के पास कुछ जो बैक्टीरिया है अगर वो इन्फेक्टेड साइट पे बच जाते हैं स्मॉल अमाउंट में भी, तो वही जो एजेंट्स होंगे, जैसे कि क्रॉनिक एक्यूट इन्फ्लामेशन हुआ, आफ्टर इन्फ्लामेशन जो इन्फ्लामेटरी एजेंट्स हैं उसको डिस्ट्रक्शन हो जाना चाहिए, बट अगर कुछ स्मॉल अमाउंट में भी अगर इन्फ्लामेटरी एजेंट्स बच जाते हैं तो वो क्या अगर करते हैं, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। ओके, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, रिकरेंट अटैक ऑफ द एक्यूट इन्फ्लामेशन। रिकरेंट अटैक ऑफ द एक्यूट इन्फ्लामेशन मीन्स होता क्या है, मतलब अगर एक्यूट इन्फ्लामेशन बार बार हो, शॉर्ट पीरियड में बार बार एक्यूट इन्फ्लामेशन, जैसे कि हमारा यहाँ कोई सेल है, एक बार इंजर्ड हुआ, माइक्रोब्स अंदर गए, एक्यूट इन्फ्लामेशन अकर कर गया, फिर अभी इस एक्यूट इन्फ्लामेशन का पूरा प्रोसेस जो विद इन 2 वीक होता है अभी खत्म नहीं हुआ कि फिर से एक बार इंजर्ड हो गया, हाँ, तो फिर से एक्यूट इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो गया, अभी पहला एक्यूट इन्फ्लामेशन हमारा खत्म नहीं हुआ कि दूसरा एक्यूट इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो गया, हाँ, तो रिकरेंट बार बार अटैक होने से, एक्यूट इन्फ्लामेशन का अटैक होने से क्रॉनिक इन्फ्लामेशन अकर कर जाता है। थर्ड पॉइंट क्या है, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन स्टार्टिंग डी नेवो, ये क्या होता है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स इन द क्रॉनिक फॉर्म ऑफ द बीइंग व्हेन आइदर इन्फ्लामेशन। देखिए, कुछ जो होते हैं जो हमारे एक्यूट इन्फ्लामेशन जो होगा, जो इन्फ्लामेटरी एजेंट्स, कुछ इन्फ्लामेटरी एजेंट्स ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, लो फैगोसाइटिक नेचर के होते हैं, ठीक है, पैथोजेनिसिटी। देखिए, कुछ जो क्या होते हैं इन्फ्लामेटरी एजेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, लो पैथोजेनिसिटी के होते हैं, मतलब जिसपे मीन्स लो पैथोजेनिसिटी है एंड इम्यून मेडिएटेड इंजरी। एक क्या होता है, इम्यून मेडिएटेड इंजरी। तो क्या होता है इस बार में, क्या क्रॉनिक इन्फ्लामेशन स्टार्टिंग डी में क्या होता है, लो फैगोजेनिसिटी के होते हैं, मतलब इसमें क्या होगा, जो इंजूरियस एजेंट्स होंगे वो उसका फैगोसाइटिक नेचर बहुत कम होगा, मतलब फैगोसाइटिक सेल्स जो होते हैं उसको इंगल्फ नहीं कर पाएंगे आसानी से। और दूसरा क्या होता है, इम्यून मेडिएटेड इंजरी, और जो इम्यून मेडिएटेड इंजरी होता है इसमें और इन दोनों में, इम्यून मेडिएटेड इंजरी में, और जिस एजेंट्स का लो फैगोसाइटिक इन नेचर होंगे जो एजेंट्स, उन दोनों में क्या होगा, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन आसानी से स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब लो फैगोसाइटिक इन नेचर में है तो इंगल्फ बैक्टीरिया जो है उसको इंगल्फ नहीं कर पाएगा, जो फैगोसाइटिक सेल होते हैं वो इसे इंगल्फ नहीं कर पाएंगे, तो लॉन्ग समय तक इन्फेक्टेड साइट पे ये एजेंट्स रहेंगे, तो क्या होगा, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाएगा। और इम्यून मेडिएटेड जो इंजरी होते हैं, जो इंजरी इम्यून मेडिएटेड होते हैं, जो इम्यून के द्वारा ही, बॉडी के अपने इम्यून सिस्टम के द्वारा ही जो इंजरी होती है, उसके वजह से जो इन्फ्लामेशन होता है वो क्या होता है, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। तो फ्रेंड्स, हमारा यही था आज का क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्राई करेंगे पढ़ने का क्या, हीलिंग, सेलुलर रिपेयरिंग एंड हीलिंग। ओके, तो थैंक यू।